प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 750 मेगावाट वाला रीवा सोलर पावर प्लांट देश को समर्पित। कहा, सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता खत्म करने का है वक्त। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अपनाने पर पीएम ने दिया जोर। कहा, 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का माध्यम बनेगी सौर ऊर्जा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार के लिए पर्यावरण की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं बल्कि ये जीवन का है तरीका। कहा, सरकार के सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य है पर्यावरण संरक्षण और जीवन को सुगम बनाना। कानपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। पुलिस हिरासत से भागने की फिराक में था विकास। घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी भी घायल। भारत चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्यतंत्र की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त सचिव स्तर की हो रही है वार्ता। संयुक्त सचिव पूर्व कर रहे हैं भारत का प्रतिनिधित्व। यूपी में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल में सभी कंटेनमेंट जोन में 7 दिन, जबकि बिहार के 10 जिले में आज से लॉकडाउन। असम के कोलाघाट और जोरहाट में भी कल रात से लॉकडाउन लागू। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। सत्तारूढ़ पोलित ब्यूरो के सदस्य भी इसमें शामिल। अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित मानवाधिकार हनन का आरोप। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना में 1500 हेक्टेयर में फैले सौर पार्क में 500 हेक्टेयर भूमि पर 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई मंत्री मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, एशिया के इस सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को तो बिजली मिलेगी ही, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी रीवा सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली मिलेगी। पीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का माध्यम बनेगा, क्योंकि ये श्योर, प्योर और सिक्योर है। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है, क्योंकि सौर ऊर्जा श्योर है, प्योर है और सिक्योर है। पीएम ने बिजली उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर भरोसा जताया और कहा कि बेहतर सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज और क्षमता का निर्माण होगा, तभी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ खरीद की, उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मध्य प्रदेश के सामर्थ्य पर मुझे पूरा भरोसा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए
हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाएं जो भी सोलर सेल या मॉड्यूल खरीदेगी वो मेक इन इंडिया ही हो, ये तय किया गया है। यही नहीं, पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियां सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग भी करें, इसके लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा और बढ़ने वाली है। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है, ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सीखने का प्रयास भी करने वाले हैं। ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को क्लीन एनर्जी का सबसे अट्रैक्टिव मार्केट माना जा रहा है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है, तो इसमें भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। साथियों, दुनिया की, समग्र मानवता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। यूपी का गैंगस्टर कानपुर मुठभेड़ का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स विकास को उज्जैन से सड़क के रास्ते कानपुर लेकर जा रही थी, लेकिन भौंती के पास वो गाड़ी पलट गई, जिसका फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा करके आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और पुलिस टीम पर फायर करने लगा। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें विकास दुबे घायल हो गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विकास दुबे के शव का अब कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। विकास दुबे को कल सुबह उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, जो पूरे घटनाक्रम का मुआयना कर रही है। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। इसके बारे में ऑफिशियल वर्जन जब आएगा तो मुख्यालय के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पूछताछ कहाँ हुई थी, पूछताछ के बाद अभी इसके बारे में ऑफिशियल बयान जारी किया जाएगा। जब ऑफिशियल वर्जन जारी किया जाएगा उसमें सभी चीज़ें रहेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें कानपुर के एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे यूपी में 60 से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी था। तीन हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं, रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। वाइटल उनका बीपी डाउन था। अभी डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया मैंने अभी देख लिया है। देखने के बाद हम उनको वाइटल मेंटेन कर, अभी सीटी जरूर थी तो हमने सीटी ले करवाया 2 को। 2 को पुलिस वालों को गोली लगी है। एक ये है आर्म में, यहाँ पर, यहाँ से निकली, और एक के पैर में है। वो दोनों ठीक है, स्टेबल है। एक हाथ गोली में लगी है, छर्रा लगा है।
गोली मार के निकली, जैसा डॉक्टर ने बताया, अभी जो बंसी किया उन्होंने बताया कि सर रगड़ के निकली गोली यहाँ से। हम खड़े हैं इस वक्त कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में, जहां पे आप देख सकते हैं जो कुख्यात अपराधी है विकास दुबे, आज उसको मुठभेड़ के दौरान उसके कमर में गोली लग जाती है। गोली लगने के दौरान उपचार के लिए उसको यहां पे लाया गया। मैं आपको पूरा मामला बता दूं कि कल जो है विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी महाकाल, उज्जैन के महाकाल मंदिर में। उसके बाद उसकी लगातार यूपी सरकार से बातचीत चल रही थी। यूपी STF उसको वहाँ पे लेने के लिए पहुंची थी। हालांकि सड़क के रास्ते से उसको लाया जा रहा था, जहाँ पे कानपुर में भौती में आज सुबह ही तड़के गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिस कारण विकास दुबे को भागने का पूरा मौका मिल जाता है। इस दौरान उसकी STF के जो है जवानों के साथ उसका मुकाबला होता है। मुकाबले में उसको कमर में गोली लग जाती है। गोली लगने के दौरान उसको यहाँ पे उपचार के लिए लाया गया है, जहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। साथ में ही जो एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल भी बुरी तरह से घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल है, उनका भी यहीं पे इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है हमने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करी है। वो लगातार ही कैमरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश सिंह, DD न्यूज़, कानपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है इस वक्त, आगे की कार्रवाई क्या होगी पोस्टमार्टम और तमाम चीजों को लेकर? बिल्कुल जय, जो उज्जैन में दुर्दांत अपराधी कल जिस तरह बात कर रहा था, 24 घंटे में उसकी आवाज़ शांत हो गई है। STF लेकर आ रही थी, रास्ते में पूरी घटनाक्रम सारे लोगों को पता हो गया है कि किस तरीके से चकमा देकर जब गाड़ी पलटी तो चकमा देकर पुलिस की पिस्टल लेकर भागा और उसकी जो फायरिंग हुई उसी में उसको गोली घायल हुआ था। और जब कानपुर हॉस्पिटल लाया गया तो उसको डेथ घोषित कर दिया। कोविड-19, चूँकि एक साथी उसका कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था, इसलिए डॉक्टरों ने उसको कोविड के टेस्ट कराने के लिए कहा है। हालांकि अभी कोविड की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है, उसका कोविड टेस्ट के लिए रिपोर्ट गई है, लेकिन उसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सील करके भेज दी गई है। जाहिर है कुछ समय बाद पोस्टमार्टम होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में ही सारी घटना की जानकारी ली। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे जानकारी ली है और आगे की रणनीति पुलिस अधिकारियों ने तय की है कि क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि अभी कई बड़े अपराधी हैं जो इस मामले में वांछित है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है। तो अभी पुलिस इस वर्क में जुटी है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये पता चलेगा कि उसको कहाँ गोली लगी है, कितनी गोली लगी है और क्या किस तरीके से मारा गया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बॉडी जो है भेजी जाती है। बिल्कुल रामेंद्र, जो 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है, उनके बारे में कुछ अपडेट? बिल्कुल, 4 पुलिसकर्मी में 2 तो घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये बताया गया है कि अभी जो पुलिस अधिकारी ने बाइट दी है कि सारे खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर्स की जो बाइट है कि सारे खतरे से बाहर हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कुछ का BP लो हो गया था, तो वो सारी स्थितियाँ ठीक है, खतरे से बाहर हैं। लेकिन पुलिस इस मुठभेड़ की घटना में पुलिस के 4 जवान घायल हुए हैं, जिनका ट्रीटमेंट उसी अस्पताल में चल रहा है कानपुर के, जहाँ इसको चिकित्सा के लिए लाया गया था। जय बिल्कुल, बहुत संक्षिप्त में रामेंद्र, अगर वहाँ पे फॉरेंसिक टीम की भी जांच चल रही है घटनास्थल पर और ADG कानून ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कुछ और अपडेट मिल पाया? बिल्कुल, फॉरेंसिक रिपोर्ट की टीम भी गई थी, ADG वहाँ खुद गए थे, सीनियर सारे अधिकारी गए थे। लेकिन बरसात जो है इतनी तेज हो रही थी कि शायद ही फॉरेंसिक टीम को कुछ वहाँ मिल पाए। लेकिन फॉरेंसिक टीम पहुंची है, सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पहुंचे, सारी रिपोर्ट्स हो रही कि 300 मीटर के दायरे में किस तरह भागा, क्या हुआ, कैसे क्या घटित हुआ, उस सब की रिपोर्ट हो रही है। और विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको देंगे। बिल्कुल रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया और उसी को लेकर कानून व्यवस्था ADG ने अभी प्रेस वार्ता भी की और अहम जानकारियां दी प्रेस को। और बिहार के पश्चिमी चंपारण के बगहा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 4 नक्सली मारे गए। सशस्त्र सीमा बल और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से 3 सेल्फ लोडिंग राइफल के साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं।
और आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी CISCE.org और results.CISCE.org पर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम SMS के जरिए भी जाने जा सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट पर विवरण दर्ज करना होगा। और कोरोना से जंग में सुरक्षा कवच बन चुके आरोग्य सेतु ऐप 14 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इसके साथ ही ये दुनिया की उन ऐप की श्रेणी में भी शुमार हो गया है जिसे इतने कम समय में इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया है। हाल ही में जोड़े गए आरोग्य सेतु ऐप के नए सुरक्षा फीचर के जरिए आपको अब अपने ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट के हेल्थ स्टेटस की जानकारी भी मिलती है, जिसके आधार पर आप खुद भी अपना रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। नई सुविधा के जरिए आरोग्य सेतु आपको तारीख, समय और लोकेशन के साथ ये भी बताता है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में कितनी देर और कितनी बार रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के इरादे से राज्य सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन का फैसला किया है। इसके तहत आज रात 10 बजे से 13 जुलाई यानी सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन होगा। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए यूपी परिवहन निगम की ओर से बसों की व्यवस्था कराई जाएगी। जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाएं प्रदेश में पूरी तरह बंद रहेंगी। हवाई सेवा के जरिए आने जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई बैन नहीं रहेगा। हाईवे किनारे के पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। कोरोना और संचारी रोग सर्विलांस टीम घर घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य, बड़े पुल व सड़कें, सरकारी भवन और प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। बात करें बिहार की, तो बिहार के 10 जिलों में आज से फिर लॉकडाउन हो गया है। पटना, कैमूर और पूर्णिया जिले में आज से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा खगड़िया में भी आज से 14 जुलाई तक तथा बक्सर, सुपौल और नवादा जिलों में आज से 3 दिनों तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। भागलपुर और कैमूर में सिर्फ शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। भागलपुर जिले में गुरुवार से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण में भी कल से ही आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी कंटेनमेंट जोन में कल शाम से 7 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया है। कोलकाता में 25, उत्तर 24 परगना में 93, दक्षिण 24 परगना में 54 और हावड़ा में 56 कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। ये 4 जिले कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि 9 जुलाई को शाम 5 बजे से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू करने के बाद की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि सख्ती से इस दौरान लॉकडाउन का पालन कराया जाए। उधर असम के 2 जिलों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया है। कल से गोलाघाट और जोरहाट में लॉकडाउन किया गया है। गोलाघाट जिले में 17 जुलाई तक 8 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि जोरहाट जिले में 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। असम के 3 अन्य जिले कामरूप एम, दीमा हसाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में पहले से ही लॉकडाउन लागू है। राज्य में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 14 के पार पहुंच गई है।
भारत और चीन आज सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए दोनों देशों के बीच गठित कार्यतंत्र की आज बैठक चल रही है। इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव पूर्व कर रहे हैं। इसी तरह की एक बैठक पिछले पखवाड़े हुई थी। पिछली बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख में उपजे हालिया गतिरोध और गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प पर चीन से अपनी चिंता व्यक्त की थी। पिछले सप्ताह 5 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सीमा मुद्दे पर फोन पर बात की थी। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने गलवान घाटी इलाके सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजे हालिया गतिरोध को लेकर स्पष्ट तौर पर भारत का पक्ष सामने रखा था। बातचीत में एनएसए ने इस बात पर जोर दिया था कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रुख अपनाया था और भारतीय सेनाएं भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध थी। और बिहार में दरभंगा की सड़कों पर डीएम त्यागराजन खुद उतरे और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर उनके चालान काटे। डीएम के साथ दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी थे। दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने शहर भर में घूम घूम कर बिना मास्क लगाए लोगों की क्लास ली। पैदल यात्री हों या साइकिल सवार या फिर कार पर सवार हों या ऑटो की सवारी कर रहे यात्री हों, जिसने भी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था सभी लोगों का चालान काटा गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने और बिना मास्क लगाए कई दुकानदारों को जुर्माने के बाद 3 दिन तक के लिए उनके दुकानों को भी सील कर दिया गया। 3 बाजार एरिया को सील किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर और बाजारों को जहां पर ज्यादा फैलाव है वहां बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना से बचने के 2 ही रास्ते हैं, चेहरे पर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने यहाँ रैंडमली जगह निर्धारित करके जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, यदि दुकानें हैं तो उनको बंद कराएं, यदि कोई गाड़ी है तो उसको जब्त करें और यदि कोई व्यक्ति है तो उसको 50 रुपए का जो जुर्माना निर्धारित किया गया उसको लगाएं। वैश्विक महामारी को देखते हुए जिले के अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए लोगों को हिदायत दी है और कई दुकानों को सील भी किया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मेघालय के पोमलाकरे गांव में आशा कार्यकर्ताओं ने आगे आकर गांव को कोविड-19 से मुक्त बनाने का कारनामा कर दिखाया है। मेघालय के ये कार्यकर्ता पूरे आशा समुदाय के लिए एक प्रेरणा साबित हुए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं ने इस लड़ाई को दृढ़ता और समर्पण के साथ जारी रखा है। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में जैसे ही कोरोना के मामलों की पुष्टि होनी शुरू हुई, वैसे ही आशा कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके कंटेनमेंट एरिया में सक्रिय केस सर्च टीम का एक अभिन्न हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसी के चलते राज्य की राजधानी शिलांग से 12 किलोमीटर दूर स्थित मावथरिया पोमलकरई गांव में रहने वाले 70 घरों में एक मामले की पुष्टि हुई। जल्द ही गांव में सामुदायिक कोरोना वायरस प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसमें एक आशा कार्यकर्ता को प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जब हमें गांव में पहले मामले के बारे में पता चला तो तुरंत सरपंच और आशा कार्यकर्ताओं ने मरीज के रिश्तेदारों से संपर्क किया, उन्हें सरकार के प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में बताया। हर दिन हम कोविड-19 वायरस के विश्व भर में फैलने के बारे में सुन रहे हैं। कुछ ही समय में हमारे गांव में पहला सकारात्मक मामला मिला, जिससे हम शुरुआत में काफी डर गए थे। हालांकि एक दूसरे से मिले प्रोत्साहन से हम अपना काम कर पाए। हमने इस दौरान एक दूसरे का साथ दिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। आशा कार्यकर्ता शद्दिंग शाय कुरकालंग के अनुसार ग्रामीणों के आसान समर्थन के कारण कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग काफी आसान हो गई। गांव के स्वयंसेवकों के साथ आशा कार्यकर्ताओं ने गांव के सदस्यों को राशन और पीने का पानी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया। यही नहीं, आशा कार्यकर्ताओं ने नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों के अलावा टीबी, उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों की भी सहायता की। साथ ही उन्होंने संस्थागत प्रसव की भी सुविधा दी और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के समय पर टीकाकरण के लिए ग्रामीणों की मदद की। मावथरिया गांव के प्रधान बोलिंग सेलिंग का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों को सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में समझाया। यही नहीं, ग्रामीणों ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता लाने और उनकी देखभाल के लिए एक समिति का भी गठन किया।
कोविड-19 के संबंध में हमने देखा है कि ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। कुछ ही समय में हमें पता चला कि हमारे यहाँ एक पॉजिटिव मामला मिला है। जब हमें इस बारे में पता चला तो हम उस परिवार के घर गए और उनसे बात की कि क्या हुआ था। परिवार के लोग खुद की जांच कराने के लिए भी सहमत हुए। जब पूरा परिवार क्वारंटाइन में होता है तो हमें उन्हें हर तरह की मदद करनी होती है। सभी की भलाई के लिए हम सब ने उनकी जरूरत की चीजों को उन तक पहुंचाने का निर्णय लिया। हमने सरकार द्वारा जारी किए गए सभी प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। इस बीमारी को फैलाने में मेघालय के अग्रिम कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड-19 के खिलाफ राज्य की लड़ाई ने समुदायों के भीतर आशा कार्यकर्ताओं की मजबूत स्थिति को दर्शाया है। सभी स्तरों पर लगभग 6,700 आशा कार्यकर्ताओं को कंटेनमेंट एरिया में कोविड विलेज हेल्थ अवेयरनेस और एक्टिव केस सर्च टीमों का हिस्सा बनाया गया। टीमों ने कोविड-19 के खिलाफ बचाव के उपाय जैसे कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना, चेहरे को ढकना और शारीरिक दूरी बनाए रखने के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। गांव के लोगों और आशा के संयुक्त प्रयासों के कारण आज कोमलकरै गांव कोविड-19 बीमारी से मुक्त है। मेघालय ब्यूरो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी हाँ, सबके समन्वय प्रयास से हम कोरोना को हरा सकते हैं। अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं।